वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑल ऑफ इन विजुअल आईएएस। मैं जय सिंह विजुअल आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे हमने लास्ट डिस्कशन में यूपी पीसीएस 2023 में पूछे गए एसीएस पर डिस्कशन किया। आज का हमारा टॉपिक जो है जीएस पेपर 1 है। यूपी पीसीएस के हाल ही में एग्जाम संपन्न हुए हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो यूपी पीसीएस मेंस के जीएस पेपर 1 का एक एनालिसिस लेंगे कि किस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन का नेचर क्या रहा है, किस तरह से हम उसे अटेम्प्ट कर सकते थे। तो एक पॉइंट के फॉर्म में हम चीज़ों को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे और जहाँ पे हमें आवश्यकता होगी वहाँ पर आपको चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके बताया जाएगा। एक बार फिर मैं विजुअलाइज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन के नेचर को देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या पूछे गए थे उसको देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का, वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए। यह क्वेश्चन डायरेक्ट एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा गया है। आप उसमें जो हमारा कल्चर का पार्ट है ये उससे भी आप कोरिलेट कर सकते हैं। तो पहला हमारा पेपर जो है एंशिएंट से पूछा गया है, वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए। चूंकि यह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है तो आपको बुक में, तमाम तरह के बुक्स में आपको कंटेंट इसमें मिल जाएंगे। आपको जो अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है, इसमें आपको जो एक आंसर की जो स्ट्रक्चरिंग करनी है उसमें बेसिकली आप वैदिक साहित्य की भूमिका, जो वैदिक साहित्य का वैदिक काल का पीरियड था, आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद कौन कौन से साहित्य उसमें ओरिजिन किए गए, डेवलप किए गए, आप उसके बारे में अपनी स्टार्टिंग लिख सकते हैं। तो जिसमें इसमें आप जैसे 4 जो वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ये जो 4 वेद थे आप उनके बारे में एक मेंशन कर सकते हैं ओवरव्यू देते हुए। इसके साथ ही आप जो है आरण्यक जो है, उपनिषद जो है, जो ब्राह्मण है, उनके बारे में डिटेलिंग कर सकते हैं। सो आइए इसका हम एक मॉडल आंसर जो है कुछ टॉपिक में, कुछ पॉइंट में कवर कर लेते हैं। जैसा मैंने कहा कि आप जो है हिंदुइज्म जो साहित्य था उसको काफी प्रमोशन मिलता है इस टेक्स्ट में। इसमें आप ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये जो 4 वेद थे हमारे, उनको आप मेंशन करते हुए लिख सकते हैं। जिसमें अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में आप देखेंगे जो विभिन्न प्रकार के मंत्र जो थे देवी देवताओं के लिए, उसके संबंध में बताया गया है। जिसमें आप अग्नि, जिसे फायर का देवता कहा जाता था, आग का देवता कहा जाता है। इंद्रा जो है वह किंग ऑफ गॉड और गॉड ऑफ थंडर एंड रेन, इनके इस नाम से जाना जाता है। तो आप अग्नि, इंद्र और वरुणा के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने ऋग्वेद वाले पॉइंट में। जिसमें इन देवताओं को किस रूप में पूजा जाता था, इनकी वैल्यू क्या थी उस समय, और किस प्रकार से ये एक महत्व रखते थे उस साहित्य में, आप उसके बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम जाएंगे तो हम यजुर्वेद के बारे में बात कर लेंगे। जिसमें आप जो इनके जो रिचुअल थे, जो इनकी मान्यताएं थी, उसको किस प्रकार से परफॉर्म करना है, उसको किस प्रकार से मानना है, उसकी विधि क्या होती है, यह सब जो है यजुर्वेद में बताया गया है। तो आप इसमें जो है आप इन पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं। इसी से इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इसमें जो पॉइंट है सामवेद, जो आपका तीसरा जिसे वेद कहते हैं, उसमें आप जो इनके मंत्र हैं और उच्चारण के लिए जो पूजा पाठ में या फिर हवन सामग्री में, हवन में जो यूज होता था, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और फिर अथर्ववेद जो है, जो कि एक वाइड सब्जेक्ट को, वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट को डील करता है। उसमें इनके जो काला जादू, इनके जो मैजिक थे, इनकी जो मान्यताएं उस रूप में थी,
कि आप काला जादू और अंधविश्वास को जो ज़्यादा प्रमोशन देता था ये अथर्ववेद, तो उनकी मान्यताओं को आप इस रूप में डिफाइन कर सकते हैं। चूँकि जो साहित्य था वह मेडिटेशन को भी एक ब्रॉड वे में देखता था, तो आप इनके जो ब्राह्मण जो वैदिक लिटरेचर जिसमें आपका ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये 3 मुख्य थे जिसे आप इंगित कर सकते हैं, जिसे आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें को आप जब डिटेल में करने जाएँगे तो आपको आपका कंटेंट जो आपने पढ़ा हुआ है, उसको एक्युमुलेटिव वे में कैसे करना है, वो चीज़ें आप पॉइंट वाइज़ लिखेंगे या फिर आप इसको इसमें आप जो है फ्लो चार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लो चार्ट इन द सेंस चीज़ों को कस्टमाइज़ करके आपके आंसर को ब्रॉड बनाता है। आप इसको एक विस्तृत बनाकर आपको प्रेज़ेंट करता है। तो इससे आपका जो मार्किंग क्राइटेरिया है वो भी अच्छा हो जाता है और एक जो एग्ज़ाम इवैल्यूएटर है वो आप किस प्रकार से अपने आंसर को प्रेज़ेंट कर रहे हैं, उस ब्यूटी को देखता है। तो अगर वो ब्यूटी चीज़ आप उनको पसंद आ रही है तो फिर वो डेफ़िनेटली है आपको जो है नंबरिंग देंगे, मार्किंग करेंगे। अंत में जब आप कंक्लूजन करेंगे, तो कंक्लूजन में आप जो 4 वेद हैं, उनके बारे में हल्का-सा टच करते हुए, उनकी वैल्यू को टच करते हुए, फिर इसकी मोरालिटी क्या थी, इसका जो एक अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या था, इसके बारे में आप बात करते हुए कि वैदिक साहित्य इस प्रकार से इम्पोर्टेंस था, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं। सो इससे आपका एक अच्छा आंसर कंक्लूड आंसर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रीब्यूशन ऑफ सर सैयद अहमद खान इन मॉडर्न एजुकेशन। इसमें एक हिस्टोरिकल पर्सोनिफिकेशन जो एक पर्सोना है उनके बारे में पूछा गया है, सर सैयद अहमद खान। तो इसमें आप जो है स्टार्टिंग जो कर सकते हैं इनके जो किस फील्ड में उन्होंने वर्क किया, जैसे ये एक एजुकेटर थे, एक प्रोमिनेंट स्कॉलर थे और फिर सोशल रिफॉर्मर थे। तो आप इनके जो द्वारा किए गए कार्यों को, इनकी उपलब्धियों को से स्टार्टिंग कर सकते हैं और फिर किस-किस क्षेत्र में इन्होंने काम किया, इनके महत्वपूर्ण कार्य क्या थे, तो आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे इन्होंने प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, फर्स्ट पॉइंट इज प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। इसमें इन्होंने जो एजुकेशन है उसको सोशियो इकोनॉमिक बिहेवियर से के रूप में देखा कि एक इनका मानना था कि जो ह्यूमन को एजुकेशन लेना चाहिए उससे उसका विस्तार एक सोशियो और इकोनॉमिक दोनों रूप में होना चाहिए। और इन्होंने खास करके विज्ञान जैसे मैथमेटिक्स, साइंस और इन सब्जेक्ट पर भारतीयों का ध्यान आकर्षित किया और भारत की शिक्षा की वकालत वैज्ञानिक रूप में और आर्थिक और वैज्ञानिक रूप में करने की कोशिश की। जिस तरीके से यहाँ पे देखिए इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड साइंस को इन्होंने बढ़ावा देने का कार्य किया। चूँकि वैश्विक भाषा उस समय इंग्लिश, साइंस ये डेवलप हो रही थी। लोग वेस्टर्न एजुकेशन में इसको पहले से ही शामिल कर लिया गया था और इनेसा का जो पीरियड था उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिली। तो इनका बिलीव वेस्टर्न एजुकेशन पे था सर सैयद अहमद खान का, इसीलिए वो भारत में वेस्टर्न एजुकेशन की वकालत करते थे। नेक्स्ट पॉइंट फाउंडिंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सर सैयद अहमद खान ने इनका जो नोटेबल वर्क था वह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करना था, जिसमें वह मुस्लिम समुदाय के उन स्टूडेंट को एक वैज्ञानिक ज्ञान और आने वाले भविष्य में एक जो सोशल बिहेवियर नॉलेज होता है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, उसके संदर्भ में इन्होंने स्थापना की थी। जो बाद में जाकर एक शिक्षा का बहुत बड़ा उत्कृष्ट केंद्र बना। सर सैयद अहमद खान द्वारा किया गया नेक्स्ट जो काम था, उन्होंने प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक रेशनलिज्म को, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है, उनका ये कहना था कि मानव को, स्टूडेंट को जो विज्ञान है उसकी तरफ आकर्षित होना चाहिए, उसके मूल्यों को और उसके छुपे गूढ़ वैल्यूओं को समझना चाहिए। तो उन्होंने जो एक साइंटिफिक रेशनलिज्म होता है उस पर चर्चा की कि
मनुष्य का विश्वास साइंटिफिक होना चाहिए, उसे सोचने का तरीका साइंटिफिक होना चाहिए, जिससे सोसाइटी में वह विज्ञान की बढ़ती प्रगति को मूल्यांकित करते हुए उसमें योगदान दे सके। नेक्स्ट पॉइंट, प्रमोशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। चूंकि सर सैयद अहमद खां वेस्टर्न एजुकेशन को ज़्यादा महत्व देते थे, उससे ज़्यादा प्रभावित थे, तो वह इंग्लिश लैंग्वेज के प्रमोशन को अधिक महत्व देते थे। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि जैसे कई सारी बुक्स में बताया गया है कि ब्रिटिशर्स के जो विश्वास पात्र लोग होते थे, वह इंग्लिश में कम्युनिकेट करते थे, जिससे उनके जो ओहदा होता था वर्किंग प्रोफेशन में वह बढ़ता था। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वह जो है इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते थे। सर सैयद अहमद खान द्वारा एजुकेशनल रिफॉर्म में इन्होंने जो है एक निश्चित करिकुलम की बात की कि एजुकेशन का जो मॉडल होना चाहिए वही इस रूप में होना चाहिए। क्योंकि वह वेस्टर्न एजुकेशन से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ-साथ साइंटिफिक सब्जेक्ट के साथ-साथ उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन में प्रयोग किए जाने वाले जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी वकालत की और शिक्षा में रिफॉर्म को प्रोत्साहित किया। इनके द्वारा जो सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म किए गए थे, जैसे कि इन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके साथ ही जो साइंटिफिक रेशनलिज्म होता है उसको भी प्रमोट किया और एक अपने धर्म के लिए, जो कि अपने धर्म के युवाओं के लिए इन्होंने जो साइंटिफिक रेशनलिज्म होता है उसके बढ़ावे की बात की। तो इनका अधिक से अधिक जो योगदान है वह रिफॉर्मर के रूप में रहा, एजुकेशन के रूप में रहा और यह साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाने की बात करते हैं। इसी में नेक्स्ट पॉइंट, प्रमोशन ऑफ सेक्युलर आउटलुक। चूंकि यह एक स्कॉलर के रूप में प्रसिद्ध थे, तो भारत की जो आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, ये सेक्युलर रूप में भारत को देखते थे। भारत किसी एक मजहब का देश नहीं है, भारत में सभी आपसी भाईचारे से रहते हैं। यह इनके सेक्युलर जो आउटलुक था उस पर इन्होंने काफी ध्यान दिया। तो इस प्रकार से हम इनके जो शुरुआती कदम थे और साथ में जो रिफॉर्म इन्होंने किया एक कम्युनिटी के लिए, साथ ही भारत की जो सेकुलर भावना है उसको भी आगे बढ़ाते हुए एक फाउंडेशन का निर्माण किया, जिसमें आज सभी एक सोशल स्टेटस दिया जाता है, एक एजुकेशनल स्टेटस दिया जाता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ सर सैयद अहमद खान। सो ये हमारा क्वेश्चन हुआ कि उनके जो वैल्यूज हैं, उनके जो वर्क है मॉडर्न इंडिया में, उस पर हमने डिस्कस किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में, रोल ऑफ सरदार पटेल इन यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। यह चूंकि रिपीटेड क्वेश्चन है और इसके पहले भी 2018 जो पहला पेपर हुआ था यूपीपीसीएस मेंस का, उसमें पूछा गया था। तो यह रिपीटेड क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो यह उपाधि यूं ही इन्हें नहीं दे दी गई। स्वतंत्रता के बाद इनका जो रोल था इंडिया के यूनिफिकेशन में, जैसा आप सभी जानते हैं कि भारत जो है विभिन्न प्रिंसली स्टेट में डिवाइड था। सो अलग अलग क्षेत्रों और अलग अलग रीजन में डिवाइड होने के कारण भारत का जो यूनिफिकेशन था वह काफी महत्वपूर्ण हो गया था और यह कार्य किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सो कैसे किया इन्होंने, इस पे हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। सो आप अपना जो भारत के यूनिफिकेशन में इनका रोल क्या था, इससे इंट्रोडक्शन अपना शुरुआत कर सकते हैं। क्या क्या पॉइंट इन्होंने यूज किया, क्या क्या मेथड इन्होंने यूज किए, उसको हम पॉइंट फॉर्म में अपने आंसर में लिखकर इसको प्रेजेंट करते हैं। जैसे हम देख लेते हैं कि इसमें इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, जो
राजा रजवाड़ों के क्षेत्र थे, उसका इन्होंने इंटीग्रेशन किया भारत में। क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र थे जो भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे, तो इनकी एक पॉलिसी बहुत फेमस है, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी की वो प्रलोभन भी देते थे और साथ में स्टिक भी होते थे, जिसमें अगर जो प्रिंसली स्टेट्स बातों से मान जा रहे हैं तो उन्हें बातों से मनवाते थे, भारत में यूनिफाइड करते थे। जो थोड़ा हार्ड है तो उनसे उनके लिए हार्ड एक्शन लेना पड़ता था। तो इसे हम कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो इन्होंने 500 से अधिक प्रिंसली स्टेटों को इकट्ठा किया और भारत में शामिल किया। नेक्स्ट पॉइंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब चूंकि विलय पत्र के माध्यम से कुछ राज्यों को भारत में शामिल किया गया, जिसमें एक यह लीगल डॉक्यूमेंट होता था जिसमें प्रिंसली स्टेटों को मर्ज किया गया। कुछ जो निर्देश होते हैं उसके आधार पर इसमें जो सबसे मुख्य बात प्रोविजन किया गया, उसमें जो फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन, ये 3 चीजें भारत क्षेत्रीय संघीय गवर्नमेंट के नेतृत्व में होंगी। उसके अलावा स्टेट जो थे वह अपना अधिकार कर सकते थे, अपनी जो उनकी नीति थी उसको फॉलो कर सकते थे। तो फॉरेन अफेयर्स, विदेशी नीति, डिफेंस, रक्षा और कम्युनिकेशन, संचार का जो मीडियम था वह संघीय गवर्नमेंट के अंदर आया। और इसके अलावा अन्य जो राज्य थे उनको उनकी नीति अनुसरण करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, हैदराबाद पुलिस एक्शन। क्योंकि हैदराबाद की जो स्थिति थी वहां पर जो राजा था वह मुस्लिम थे और वहाँ की जो अधिकतर जनसंख्या थी वह हिंदू थी। और यह हैदराबाद जो स्टेट है उसे पाकिस्तान में शामिल होना था। वहाँ के राजा की मांग थी, किंग की मांग थी कि हम पाकिस्तान में शामिल होंगे। सो चूंकि यह प्रैक्टिकल रूप से बिहेवियर जो होता है व्यवहारिक रूप से पॉसिबल नहीं था, तो इस रूप में यहाँ पर पुलिस एक्शन लिया गया और वहाँ के निज़ाम को वहाँ से खदेड़ दिया गया, जिससे भारत का पार्ट बना हैदराबाद। नेक्स्ट पॉइंट, इंटीग्रेशन ऑफ जूनागढ़ एंड जम्मू कश्मीर। चूंकि पटेल की भूमिका भारतीय राज्यों को एकत्रित करने में, छोटे जो रीजनल क्षेत्र थे उनको एकत्रित करने में थी, इसी में नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेशन ऑफ जूनागढ़ एंड जम्मू कश्मीर, जिसमें जूनागढ़ जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से भारत में शामिल किया गया, जिसका प्रोसीजर आगे बढ़ता रहा। फिर कुछ पॉइंट यूज किए गए जो चूंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सरदार पटेल की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी, सो जो उनकी स्टेटमेंटशिप थी, जो उनकी लीडरशिप क्वालिटी थी, उसका भी प्रयोग किया गया कई रीजनल क्षेत्रों को भारत में इंटीग्रेट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेंथनिंग नेशनल यूनिटी। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की संकल्पना थी कि भारत को यूनाइट होना चाहिए, भारत एक अखंड भारत के रूप में उनकी संकल्पना उभर कर सामने आ रही थी। सो वह किसी भी ऐसे क्षेत्र को तितर बितर नहीं होने देना चाहते थे कि भारत कटा हुआ महसूस करे। सो उनकी जो नेशनल यूनिटी की भावना थी वह इस रूप में निकल कर आई और उन्होंने भावनात्मक अपील के साथ भी कुछ राज्यों को, कुछ क्षेत्रों को भारत में इंटीग्रेट किया। क्योंकि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वहन किया, तो इसमें इनका जो पोजीशन था वह काफी स्ट्रांग था, जिससे गवर्नमेंट के एक प्राधिकरण के रूप में इन्होंने अपनी बातें भारत के पक्ष में इंटीग्रेट करने के लिए जो क्षेत्रीय राज्य थे उनसे किया। सो इस प्रकार से हमने देखा कि एक किस प्रकार से ये ट्रू आयरन मैन साबित हुए भारत को यूनिफाइड करने में और
आज वर्तमान समय में जो हम भारत की यूनिटी देखते हैं, भारत के विभिन्न क्षेत्रों का आपसी इंटीग्रेशन देखते हैं, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो विल पावर थी, उनकी जो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी थी, और भारत के लिए चूंकि यह एक महत्वपूर्ण था, इसलिए उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। सो ये हमारा क्वेश्चन था, इसको हमने अटेम्प्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ हिंड्रेंस डू रीजनलिज्म क्रिएट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस प्रकार से जो क्षेत्रवाद है, रीजनलिज्म जो है क्षेत्रवाद, किस प्रकार से भारत के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। सो ये इंटरनल पार्ट के रूप में हम इसे देख सकते हैं, इसे हम थ्रेट भी मान सकते हैं, इसे एक नेगेटिव चीज भी मान सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का सेंस जो है वह किस प्रकार से बाधित कर रहा है, उस पॉइंट को पूछा हुआ है। तो हम चीजों को देखते हैं कि रीजनिज्म इन इंडिया रिफर्स टू टेंडेंसी ऑफ पीपल इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री टू prioritize their regional interest and identity over national interest। क्योंकि रीजनलिज्म जो होता है वह परिभाषित करता है, जिसमें जो क्षेत्र की भूमिका होती है, किसी भी क्षेत्र का जो अपनत्व होता है, क्षेत्र के लिए अपने हित की बात होती है, वह महत्वपूर्ण होती है। वहाँ के संसाधन, वहाँ की जो पॉलिसीज, वहाँ का डेवलपमेंट, सब वो रीजनल तौर पे होता है, क्षेत्रीय तौर पे होता है, इसीलिए यह अपने हित की बात करता है। तो जब क्षेत्रवाद की संकल्पना उभरती है, तो वह किस रूप में एक नेशनल यूनिटी के लिए खतरा होता है, उस पर हम डील कर लेते हैं। सो पहला पॉइंट है फ्रेगमेंटेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसा आप सभी जानते हैं कि जब क्षेत्रवाद की संकल्पना उभरती है, तो वहां के जो रिसोर्स होते हैं, जिस मिनरल्स में वह क्षेत्र रिच होता है, उससे अपेक्षा की जाती है कि इस मिनरल्स का यूज हमारे क्षेत्र के विकास के लिए किया जाएगा। वह नेशन को एज ए यूज नहीं देखता, नेशन को एज अ होल नहीं देखता, वह उसी क्षेत्र को एज अ होल देखता है, क्योंकि इसी में उसका विकास है और वह उसी क्षेत्र में संकुचित है। तो इसमें आप जो है देख सकते हैं कि किस प्रकार से रिसोर्स जो है वह पर्टिकुलर रिसोर्स की बात क्षेत्रवाद के लिए की जाती है, उसके विकास की बात क्षेत्र के रूप में की जाती है। नेक्स्ट है इंटर स्टेट डिस्प्यूट। इंटर स्टेट डिस्प्यूट में कुछ क्षेत्र जो होते हैं वह दो राज्यों के मध्य पड़ते हैं, तो उससे जो खनिज मिलते हैं या फिर खनिज के क्षेत्र में रिच होता है, उसको लेकर दो राज्यों के बीच में डिस्प्यूट होता है, जिसे इंटर स्टेट डिस्प्यूट कहते हैं। जिसमें आपका वाटर हो गया, आप देखते हैं कि जल विवाद की समस्याएं काफी ज्यादा देखी जाती हैं भारत के कई राज्यों के बीच में, तो इंटर स्टेट डिस्प्यूट का एक रीजन बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जिसमें हम देखते हैं कि कई राज्य रिच रिसोर्स की अनुपलब्धता के कारण जो उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एड एंड रेवेन्यूज दिया जाता है, उसमें वो शिकायत करते हैं। तो विकास का दायरा भी सीमित होता है, विकास का दायरा भी अलग अलग होता है। कुछ राज्य जो खनिज संसाधनों में काफी अग्रणी है, उनका विकास अलग तौर से होता है। कुछ राज्य जो खनिज संसाधनों में पिछड़े हैं, वहां पर ना के बराबर संसाधन है या फिर संसाधन में कम है, वहां का विकास जो होता है उनकी अपेक्षा कमजोर होता है। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होती है वह जन्म लेती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्षेत्रवाद जो है वह कहीं ना कहीं, चूंकि सारे रिसोर्सेज की बात अपने क्षेत्र के लिए करता है, तो एज अ नेशन सारा डेवलपमेंट एक ही जगह पे कंसाइज नहीं हो सकता, एक ही जगह पे पॉइंट आउट नहीं हो सकता। तो समस्या इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप में भी आती है, जिसमें कई सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हैं वह अधूरे रह जाते हैं,
उस क्षेत्र की गतिविधि के कारण, उस क्षेत्र की जो भावना है उसके कारण। हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो होती है, चूँकि किसी भी क्षेत्र को विकसित करने के लिए जो सबसे बड़ी विल पावर चाहिए, वह वहाँ का जो राजनीतिक नेतृत्व है वह स्ट्रांग होना चाहिए। अगर उसमें कमी दिखती है, वह प्रशासनिक रूप से कमज़ोर है, पॉलिटिकल विल उसके अंदर नहीं है, तो फिर वह जो है वह कमज़ोर होने लगता है। वहाँ पर क्षेत्रवाद अधिक रूप से उभरता है, क्षेत्रवाद बहुत तेज़ी से उभरता है और उस क्षेत्रवाद में जो नेशन की संकल्पना है वह धूमिल होती है। रीजनलिज्म जो है, क्षेत्रवाद जो है, रीजनलिज्म, वह सोशल डिवीजन का भी एक क्रिएट करता है, जिसमें विभिन्न जो क्षेत्र के लोग होते हैं उसमें आपसी वैमनस्य होता है। सो यह एक सोशल डिवीजन को भी क्रिएट करता है। क्षेत्रवाद इनएफिशिएंसी एंड जो रिडंडेंसी होती है उसको प्रभावित करता है, जिसका प्रभाव सरकारी मशीनरी पर होता है। सो इस तरीके से जो पब्लिक सर्विसेज होते हैं उस पर प्रभाव पड़ता है। वह इफेक्टिव रूप में अपने जो रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है उसको नहीं कर पाता, रिसोर्स को यूज नहीं कर पाता। दो क्षेत्रों के मध्य में जो क्षेत्रवाद होता है वह लैक ऑफ कॉपरेशन को दिखाता है, क्योंकि अपने जिस रूप में हम देखते हैं अपने क्षेत्र की भावना अधिक होने के कारण अपने क्षेत्र का विकास, अपनी बात, अपनत्व की भावना, यही चीजें उनके बीच में रहती हैं, तो वह दूसरे क्षेत्र के साथ जो साझा बिहेवियर है, साझा रिसोर्सेज है, उसमें कमी देखी जाती है। तो जो लैक ऑफ कोऑपरेशन है उसकी भावना भी बढ़ती है। क्षेत्रवाद जो है वह फॉरेन पॉलिसी को भी एक रूप में कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, क्योंकि क्षेत्रवाद में अपने हित की बात हो रही है। सो जब बाहरी कंपनियां, बाहरी इन्वेस्टमेंट आता है वहां पर, तो उस इशू को देखते हुए वहां पे वह पूरी तरीके से स्टेब्लिश नहीं हो पाता और वहां पर समस्याएं इस रूप में आती हैं। सो फॉरेन पॉलिसी भी इफेक्ट करता है क्षेत्रवाद। जब फॉरेन पॉलिसी प्रभावित होती है तो उसी रूप में आपका जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से हमने चर्चा की कि किस प्रकार से जो क्षेत्रवाद है वह किन किन मुद्दों को प्रभावित करता है। तो आप अपने पॉइंट को, अपने व्यूज को, पॉइंट ऑफ व्यूज को एक कंबाइंड वे में सोचते हुए इन सब टॉपिक पे चर्चा कर सकते थे। देखिए यहाँ पर जो मुख्य चीजें हैं वह इस रूप में नहीं है कि हमारा मॉडल आंसर क्या है। अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक पॉइंट है, आपके पास कोई इस तरीके का एक अलग नया टॉपिक मिलता है जिसे आप लिखना चाहते हैं, तो अगर वो क्रिएटिव है, वह क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलता जुलता है या फिर बिटवीन द क्वेश्चन है, तो वह बहुत अच्छा होगा कि आप उसे भी यूज करें। तो हम ये पॉइंट जस्ट एक रूप में बताते हैं कि आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं। और क्वेश्चन का नेचर जो है अगर हम एनालाइज करने जाएंगे तो जो ट्रेडिशनल टॉपिक होते हैं उसमें आप अपने हिसाब से जब चीज़ों को लिखते हैं तो उसमें जो डायग्राम होता है, जो मैपिंग होती है, अगर आप प्रेजेंट कर पा रहे हैं छोटे से स्पेस में और उसको प्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो आपका आंसर जो है इफेक्टिव बन जाता है। तो यहाँ पर आप खाली पॉइंट को देखिए और पॉइंट में आप क्या एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं उसे आप देखिए। तो इससे आप जो है इस पॉइंट को अगर यूज कर पाएंगे तो आपका आंसर कंक्लूड होगा, कंक्रीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनएम्प्लॉयमेंट इज द ओनली कॉज फॉर द प्रिवेलेंट पॉवर्टी इन इंडिया। यहाँ पर एक चीज जो ध्यान देने लायक है उसे आप जब देखेंगे तो ये ओनली जो है, क्योंकि एक ही रीजन पूछा है इसमें कि क्या यह है अनएम्प्लॉयमेंट इज द ओनली कॉज फॉर द प्रिवेलेंट पॉवर्टी इन इंडिया।
भारत की गरीबी का केवल एक ही मुख्य कारण है, जो है बेरोजगारी। क्या आप इससे एग्री करते हैं? सो कभी भी एक्सट्रीम पॉइंट लेके मत चलिए, आप कभी भी उसको यस और नो में स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने यस और नो कह दिया तो फिर आपके जो पॉइंट होने चाहिए, जो आप पॉइंट उसको सेटिस्फाई करोगे, वह पॉइंट इस रूप में होने चाहिए। और स्टार्टिंग ही आपकी जो नेचर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन है वो बांध नहीं पाएगा। सो अनएम्प्लॉयमेंट इज द ओनली कॉज फॉर द प्रिवेलेंट पॉवर्टी इन इंडिया। तो बेरोजगारी जो है वही एकमात्र कारण है भारत में गरीबी का, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस पर आप जो एक्सट्रीम पॉइंट ले सकते हैं, जो आप एक पॉइंट ले सकते हैं, उसमें ये कह सकते हो कि हाँ, इसमें कोई शंका नहीं है कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वह गरीबी का एक मुख्य कारण है। लेकिन एक मुख्य कारण है, अगर आपने यस कह दिया तो आपने ये मान लिया कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वह एक ही रीजन को बता रहा है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। तो एक कारण हो सकता है, लेकिन वही एक कारण सब कुछ है, इसे आप नहीं मान सकते। तो आप उसको डिफाइन करोगे, उसको आप पॉइंट में दोगे कि किस प्रकार से क्या क्या कारण है कि भारत में गरीबी एग्जिस्ट करती है। भारत की गरीबी का कारण क्या बेरोजगारी ही है, या उसके अलावा भी और कौन से पॉइंट हैं? तो हम देख लेते हैं कि किस पॉइंट पे हम चर्चा कर सकते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो एक रीजन है, हम इसको नो डाउट मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी है यहाँ पर। इसके अलावा जब आप देखेंगे तो अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अंडर एम्प्लॉयमेंट ये होता है कि आप ऐसे मान लीजिए किसी ने पीएचडी की तैयारी की है और वह किसी बैंक में क्लर्क का काम कर रहा है, या फिर किसी प्राइवेट क्षेत्र में क्लर्क का काम कर रहा है। तो देखा जाए तो उसका एजुकेशन, उसकी जो जॉब अपॉर्चुनिटी थी वह हाई होनी चाहिए थी, लेकिन भरण पोषण के लिए वह अपने उस एजुकेशन मोरालिटी के, उस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब ना पाके निचले क्षेत्रों में काम कर रहा है। तो सीधे से शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस लायक वह था, जो उसकी कैपेबिलिटी थी, उस कैपेबिलिटी का एक्सप्लोरेशन उसके प्रोफेशन में नहीं दिखा, तो वह जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। आपकी क्षमता कुछ और है और आप कर कुछ और रहे हैं, ये चीजें आपके अंडर एम्प्लॉयमेंट में आती हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट में, लो वेजेस हम देखते हैं, कम मजदूरी मिलती है, कम वेतन मिलता है। लोग 12 घंटे काम करते हैं और उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग उन्हें वेतन नहीं दिया जाता, वेतन नहीं प्राप्त होता। तो यह एक समस्या है भारत में गरीबी का। हमने अंडर एम्प्लॉयमेंट पे बात की, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट जो होता है, आपका जो जॉब कैपेबिलिटी है उसका यूटिलाइजेशन आपके स्किल और एजुकेशन से नहीं होता है। ये आप अंडर एम्प्लॉयमेंट में पाते हैं, जहाँ पे आपको वेतन कम मिलता है, आपकी समस्याएं विकराल होती हैं और आप समाज में कुंठित होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं वह द्वंद चलता है कि हम अंडर एम्प्लॉयमेंट का पार्ट हैं। गरीबी का एक मुख्य कारण लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। जैसा कि हम जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में जो कृषि की संभावना है वह, उसमें एक बड़ा पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, बड़ी जनसंख्या इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम होती है। का कारण छोटे लैंड हो सकते हैं, गरीबी में जो खाद की आपूर्ति हो वह पूरी तरीके से नहीं हो पाती, सिंचाई की व्यवस्था और अदर जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं खेती में यूज किए जाते हैं, वो सारी समस्याएं कहीं ना कहीं जो लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होता है उसके रूप में उभरती हैं, जिससे उत्पादन उतना नहीं हो पाता कि किसान जो है वह अपने लेवल को, इनकम की जो इनकम को बढ़ा पाए। लेकिन गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, वर्तमान सरकार काफी ज्यादा प्रयासरत है कि जो किसानों की जो इनकम है वह डबल की जाए, उनकी आय की दुगनी की जाए। सो गरीबी का एक मुख्य कारण लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है। नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ एजुकेशन। क्योंकि वर्तमान जो दौर है अगर हम देखें तो वह स्किल एंड एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का है। तो इसमें जब आप देखेंगे तो बिना एजुकेशन के आप जो
एक फुलफिलमेंट होता है, जो एक रिक्वायरमेंट होती है, उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। सो आपका जो स्किल है वह नीचे दबा रह जाएगा, आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट उस रूप में नहीं होगी जो रिक्वायर है। सो आप जो है कॉम्पीट नहीं कर पाओगे इस फास्ट जनरेशन को। तो ये रूप आपको गरीबी में लेके जाएगा। तो लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी कैन परपेचुएट पॉवर्टी बाय लिमिटिंग पीपल्स एबिलिटी टू सिक्योर वेल प्लेइंग जॉब। तो एक रीजन ये होता है। गरीबी जो है उसका एक मुख्य कारण सोशल इनइक्वालिटी भी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे वह संस्थाओं में हो, चाहे वह आप जॉब में देख सकते हैं, तो वह कहीं ना कहीं गरीबी का कारण होता है, जिसमें कास्ट के आधार पर डिवाइडेशन होता है और लोग जो है अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार आगे नहीं बढ़ पाते और वह गरीबी के दुष्चक्र में फंसते हैं। गरीबी का एक मुख्य कारण जो है हेल्थ केयर चैलेंजेस है। जैसा हम देखते हैं कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है हेल्थ सेक्टर में। कई सारी रिपोर्ट ऐसी कहती हैं कि जो मरीज होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, वह हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। उसका रीजन क्या होता है? रीजन में आप पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रोड्स देख सकते हैं, एम्बुलेंस की ठीक समय पे पहुंच जो होती है उसकी कमी होती है, वो ठीक समय से नहीं पहुंचते, और इस तरह के कई सारे मेडिसिन की जो अवेलेबिलिटी है, मेडिसिन की जो उपलब्धता है, वह उसकी भारी कमी होती है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ को इंगित करती हैं और भारत जो है भारत में गरीबी देखने को मिलती है। इसके अलावा जो हाई कॉस्ट ऑफ मेडिसिन होता है, पॉकेट टू एक्सपेंडिचर जो होता है मेडिसिन पर, वह काफी हाई होता है। तो एक इनकम जो आ रही है और एक जो इनकम जो है उसको स्पेंड किया जा रहा है हेल्थ पर, उसके बीच में जो वेरिएशन होता है वह काफी ज्यादा होता है। तो सेविंग ना के बराबर होती है और इस प्रकार से जो गरीबी है वह पनपती है। नेक्स्ट पॉइंट है अर्बन रूरल डिवाइडेशन। चूंकि अर्बन एरिया जो होता है वहां पर एजुकेशन का जो फैसिलिटी है, हेल्थ की फैसिलिटी है, आपके एंटरटेनमेंट की जो फैसिलिटी है, वह कंपैरिजन देन रूरल एरिया के काफ़ी अधिक होती है। और रूरल एरिया से, ग्रामीण क्षेत्र से लोगों का जो प्रवाह है, लोग जो है माइग्रेट होते हैं, अर्बन एरिया में आते हैं, तो वहाँ की जो लोकल डेंसिटी होती है, लोकल रिसोर्सेज होते हैं, उस पर दबाव पड़ता है। सो यह भी वहाँ के जो लोग हैं उनके बीच में और जो वहाँ से माइग्रेट करके आए हुए हैं उनके बीच में तनाव बढ़ता है। तो ये रीज़न भी होता है गरीबी का, क्योंकि जब तनाव बढ़ता है तो फिर वह इस रूप में नहीं अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाते कि वहाँ पर वो रहे। अपनत्व की भावना उस शहर में, उस क्षेत्र में नहीं आ पाती, जिससे वह फिर से वहाँ से पलायन करने की स्थिति में आ जाते हैं। तो एक रीज़न यह भी है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं करप्शन जो है, किसी भी काम का टाइम से ना हो पाना, आपके काम के सरकारी काम या फिर किसी भी अलग तरीके के जो काम है, अगर आप जो है उसमें पैसे देकर इन्वॉल्व कर हो रहे हैं या फिर किसी अन्य रूप में अपने काम को करवाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो जो अदर लोग हैं वह पीछे छूट जाते हैं और उनको उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी कैपेबिलिटी के अनुसार वह नहीं अचीव कर पाते जिसके वो हकदार थे। तो इसमें करप्शन भी एक बड़ी भूमिका निभाता है कि पॉलिसीज बनी और पॉलिसीज का प्रॉपर रूप से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, तो उसका प्रभाव समाज पर पड़ता है और समाज जो होता है गरीबी से लड़ता है और गरीबी से जूझता है। इसके अलावा हम देखें तो सोशल सेफ्टी नेट से जो है उसकी भी कमी देखी जाती है। कोई सोशल मानदंड नहीं है कि किस प्रकार के लोग जो है, किस प्रकार से उनका भरण पोषण किया जाएगा। कई सारी स्कीम को, कई सारी योजनाएं इसको दूर करने का प्रयास कर रही हैं। इसके अलावा हम देखते हैं तो इन्वायरमेंटल फैक्टर, कुछ पर्यावरणीय फैक्टर होते हैं जिसके कारण गरीबी जन्म लेती है, जिसमें आपका ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित होता है, जिसमें अगर क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं तो सूखा पड़ता है। वह सूखे पड़ने के कारण
जो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर है वह लो होती है, तो फिर वहाँ पर जो भूखमरी की स्थिति है वह उत्पन्न होती है। तो एनवायरमेंटल चेंजेस भी कभी कहीं न कहीं गरीबी को प्रोड्यूस करने में, गरीबी को जन्म देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चूँकि भारत की जनसंख्या 2027 तक अनुमान है कि चीन को पीछे कर देगी, तो इस रूप में जब हम देखते हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो होता है वह गरीबी का एक सबसे बड़ा कारण कहा जा सकता है। जिसमें रिसोर्सेज पर दबाव पड़ता है और कई सारे चैलेंजेस जो हैं वह निकल कर आते हैं। कुछ ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर भी होते हैं कि जैसे ग्लोबल रूप से क्राइसिस हुआ तो भारत का जो इन्वेस्टमेंट है, भारत में जो इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए वह उस रूप में नहीं आ पाती, जिससे जॉब क्रिएशन नहीं हो पाता, या फिर भारत की आंतरिक स्थिति उस रूप से सुदृढ़ नहीं है, तो यह भी कहीं न कहीं एक प्रकार से गरीबी को उभारता है और भारत में गरीबी एक मुख्य कारण बनती है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, जिसके कारण भारत गरीब है, भारत में गरीबी की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके अलावा उस गरीबी के कई सारे कारण हैं, जिस पे हमने चर्चा की। तो आप अपने आंसर को एक्सट्रीम रूप में स्टार्टिंग में ही यस नहीं कर सकते, स्टार्टिंग में नो नहीं कर सकते, जब तक कि वह क्वेश्चन जो है डिमांड नहीं करता कि आप यस या नो में आंसर दीजिए। तो आप अब अपने कंक्लूजन को जब लिखोगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि यह एक ही रीज़न नहीं है जिसके कारण गरीबी है भारत में और वह अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। उसके अलावा आपने जो-जो ऊपर टॉपिक में चर्चा किया, उस पॉइंट को आप थोड़ा-सा इलैबोरेट करते हुए, थोड़ा-सा शॉर्ट में करते हुए उसको लिख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, जिस पे हमने चर्चा की। सॉरी। वर्तमान जो समय है, इसमें महिलाओं के अधिकारों को लेकर संसद से लेकर सड़क तक काफ़ी बात की जा रही है, या फिर सड़क से लेकर संसद तक काफ़ी बात की जा रही है, उनके अधिकारों को लेकर। और तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है यूपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया इज इंक्रीजिंग? क्या भारत में महिलाओं के प्रति जो हिंसा है या फिर जो क्राइम है वो बढ़ रहा है? सो इसमें आप कई सारे स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में आप रिसेंटली कोई अगर गवर्नमेंट डाटा पब्लिश हुआ है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, नीति आयोग कुछ कहती है, तो अगर आप एक ऑथेंटिक रिपोर्ट को आधार बनाकर अपने आंसर की शुरुआत कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप रीज़न क्या-क्या हैं कि किस वजह से हिंसा बढ़ रही है और उसे रिपोर्ट किया जा रहा है, उसकी जो जानकारी है वह पब्लिक में आ रही है, सामने आ रही है। तो क्या आधार है कि रिपोर्ट ये कह रहा है तो उसमें सच्चाई क्या है? तो क्या-क्या रीज़न है कि आप इस हिंसा को कैसे जस्टिफ़ाई कर रहे हैं? जस्टिफ़ाई इन द सेंस कि हिंसा बढ़ रही है तो वह हिंसा जो है वह किस रूप में है? हम इस पे बात करते हैं। The broader issue of gender-based violence and crime against women in India has been persistent and serious concern for some time. So कुछ समय देखा जाता है, हमने डायरेक्ट यस और नो नहीं कहा, हमने ये लिखा कि देखा जाता है, रिपोर्ट कहती है, तो फिर रिपोर्ट को आधार बनाकर इसमें क्या-क्या फैक्टर हैं जो इसमें इंक्रीज कर रहे हैं इस हिंसा को। सो पहली तो इंक्रीज रिपोर्टिंग है। आज से कुछ समय पहले जब किसी महिला के साथ जघन्य अपराध होते थे, तो उसकी रिपोर्टिंग नहीं हो पाती थी। समाज के डर की वजह से एक जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है, एक फैमिली का जो हेड होता है, वह कहीं न कहीं उस बात को दबाने की कोशिश करता था। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो एग्ज़ैक्ट डाटा है, वह नहीं निकल पाता था। तो इसमें जो हम देखते हैं कि इंक्रीज़्ड रिपोर्टिंग हुई है, किसी भी महिला के साथ अगर किसी भी प्रकार का अपराध हुआ है, तो वह उसे पब्लिक में आके पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट कर रही है। तो नंबर ऑफ जो रिपोर्ट है वह इंक्रीज़ हुआ है। तो आप इस आधार पे एक पक्ष रख सकते हैं कि हाँ, ये भारत में महिलाओं के साथ जो है स्थिति दुर्व्यवहार की बढ़ रही है। आप एक पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मीडिया कवरेज। चूँकि हाई प्रोफाइल केस में मीडिया कवरेज जो होता है वह ज़्यादा अटेंशन देता है। तो इस रूप में भी महिलाओं की जो समस्याएँ हैं वह उभर कर सामने आ रही हैं
और केस को रिपोर्ट किया जाता है मीडिया के दबाव में। तो एक रीजन ये है। नेक्स्ट फैक्टर है चेंजिंग सोसाइटल डायनेमिक्स। तो इसमें क्या क्या है, आप देखेंगे कि किस प्रकार से तीव्र शहरीकरण हो रहा है। तीव्र शहरीकरण, चेंजिंग जेंडर रोल्स, क्योंकि अब पुरुषों के समान महिलाओं की भी स्थिति को हमारा समाज एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस रूप में उनकी जो एक अधिकार है, उनकी जो भावना है, वह व्यक्त की जाती है। तो चेंजिंग जेंडर्स रोल्स, इंक्रीज मोबिलिटी, पुरुषों के समान अब महिलाएं भी एक स्थान से अपने भरण पोषण के लिए, जॉब के लिए एक स्थान से दूसरी जगह तक मोबिलाइज करती हैं। तो इस रूप में भी उनकी जो चेतना है वह विकसित हुई है। तो ये डायनेमिक्स चेंज हुए हैं। और चूंकि उन्हें घर परिवार छोड़कर जॉब के लिए एक ऐसी सिचुएशन में रहना होता है जहां पर अगर क्राइम हो रहे हैं तो फिर वो क्राइम बढ़ते हैं उनके खिलाफ। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया। वर्तमान दौर सोशल मीडिया का है, जिसमें लोग अपनी प्रेजेंस के माध्यम से अपनी पॉपुलैरिटी, अपना फेम एंड नेम अर्न करना चाहते हैं। तो इस रूप में जो साइबर क्राइम एंड साइबर बुलिंग है वह बढ़ रहा है, जिसमें महिलाएं अधिक रूप में शिकार हो रही हैं। तो जो एक सेक्सुअल हरेसमेंट है और जो साइबर क्राइम है वह बढ़ रहा है। तो ये भी एक रूप है उनके महिलाओं के प्रति क्राइम का। नेक्स्ट पॉइंट, लेजिस्लेटिव चेंजेस। Changes in law, such as amendments in strengthen sexual assault laws and the introduction of new legal provision, may result in more cases being registered. तो जिस तरह से जो हमारे जो लेजिस्लेटिव्स हैं उसमें जो चेंजेस किए जा रहे हैं और उसमें अधिकार दिए जा रहे हैं महिलाओं को, तो उस रिपोर्टिंग को अधिक कवरेज दिया जाता है और जो लीगल प्रोविजन किए जाते हैं उसके माध्यम से उन्हें आसानी होती है कि वह अपने केस को रजिस्टर कर पाए। सो इस प्रकार से हमने देखा 4 से 5 पॉइंट कि किस प्रकार से कौन-कौन से फैक्टर हैं जो बढ़ते हैं। अब इसमें हम अपने आंसर को थोड़ा ब्रॉड करते हुए आगे बढ़ते हैं। जिसमें however it's important to note that crime statistics can be influenced by various factors including underreporting, social stigma and the efficiency of criminal justice system. Additionally, the perception of increasing crime against women does not necessarily indicate a direct correlation with actual increases, but may reflect increased awareness and reporting. तो जैसे हमने बात की कि किस प्रकार से जो अंडर रिपोर्टिंग होती थी, तो एक्चुअल डाटा हमें नहीं मिल पाते थे, एक्चुअल आंकड़े जो है वो नहीं मिल पाते थे। सोशल स्टिग्मा भी एक रीजन था जिसकी वजह से उनके प्रति जो क्राइम होता था उसको वो एक्सप्लोर नहीं करती थी, ओपन नहीं करती थी। तो ये सारे रीजन थे। लेकिन वर्तमान समय जो है वह बदल रहा है और वह बदलते समय में भी उनके खिलाफ जो समस्याएं हो रही हैं, जो हिंसा हो रही है, उस पर हमने चर्चा की। अंत में आप इन सारे रीजन को, जो मिथक हैं, उनको लिखते हुए अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हो और सारी चीजें आप इसको डिफाइन कर सकते हो। सो इस प्रकार से हमने चर्चा की स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन पे, यूपीपीसीएस में पूछे पूछे गए। तो यह एक ऐसा विषय है जिसमें हम डिस्कस जो कर रहे हैं, डिस्कशन में आपका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी कर सकता है, अलग हो सकता है। तो जिस तरीके से हमने देखा कि आप इस पॉइंट को यूज कीजिए और इस पॉइंट में अगर कॉन्क्रीट लगता है आपको तो उसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज अपने क्रिएटिविटी के अनुसार अगर आपने कुछ और डाटा एक्यूमुलेट किए हुए हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं। सो मैं जय सिंह यहाँ पर आपसे विराम लेता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के डिस्कशन में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है नया कंटेंट बनाने को, आपको अधिक चीज़ें, अपने नॉलेज को हम शेयर कर सकें। तो थैंक यू सो मच।
लास्ट